डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता शिवराज पाटिल का निधन। लंबी बीमारी के बाद 90 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू ने निधन पर जताया दुख। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से की बात। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका संबंधों की समीक्षा की और वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने पर जताई सहमति। और योगी सरकार का सख्त फैसला। यूपी में 6 महीने तक सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर पूरी तरह रोक। योगी सरकार ने ईएसआई लागू कर लगाई सख्त पाबंदी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव इसी हफ्ते होने की संभावना। 16 दिसंबर से पहले ही नए अध्यक्ष का ऐलान संभव। किसी ओबीसी नेता को मिल सकता है यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद। बहराइच महाराजगंज हिंसा केस में बहराइच की जिला अदालत का ऐतिहासिक फैसला। रामगोपाल मिश्रा की हत्या के मामले में दोषियों में एक को फांसी, 9 को आजीवन कारावास की सजा। दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान 13 अक्टूबर 2024 को हुई थी हिंसा। नमस्कार, स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बता दें आपको, शिवराज पाटिल का निधन हो गया है। पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल का निधन हो गया है। 90 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। सुबह 6:30 बजे लातूर में अपने घर पर आखिरी सांस ली है। लंबी बीमारी के कारण घर पर ही देखरेख में थे। आपको बता दें, कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का आज लातूर में 90 साल की उम्र में निधन हो गया। पाटिल ने सुबह करीब 6:30 बजे लातूर में अपने घर पर आखिरी सांस ली, जहां वे लंबी बीमारी के कारण घर पर ही देखरेख में थे। पीएम मोदी, राष्ट्रपति मुर्मू और सोनिया गांधी समेत सभी बड़े नेताओं ने उनके निधन पर दुख जताया है। वहीं शिवराज पाटिल ने अपने लंबे राजनीतिक करियर में कई अहम पद संभाला, जिसमें लोकसभा स्पीकर और केंद्रीय कैबिनेट में कई अहम पद शामिल है। पाटिल ने लातूर लोकसभा सीट से 7 बार जीत हासिल की। उनके निधन से पूरे महाराष्ट्र और राष्ट्रीय राजनीति में शोक का माहौल है, क्योंकि पाटिल को भारतीय राजनीति में एक शांत, संयत और बेहद मेहनती नेता के तौर पर जाना जाता था। शिवराज पाटिल का जन्म 12 अक्टूबर 1935 को लातूर जिले के चाकूर में हुआ था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पहले आयुर्वेद का अभ्यास किया और फिर मुंबई विश्वविद्यालय से कानून की शिक्षा ली। राजनीति में उनका सफर 1967 में शुरू हुआ, जब उन्होंने लातूर नगर पालिका में काम संभाला। ये शुरुआत आगे चलकर एक बड़े राजनीतिक करियर की नींव बनी है। 1980 में वे पहली बार लातूर लोकसभा सीट से सांसद बने और उसके बाद लगातार 7 बार इसी सीट से जीतकर संसद पहुंचे। यह उपलब्धि उन्हें महाराष्ट्र के सबसे प्रभावशाली नेताओं में जगह दिलाती है। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकारों में उन्होंने रक्षा, वाणिज्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और अंतरिक्ष जैसे महत्वपूर्ण विभागों में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी निभाई। शिवराज पाटिल 1991 से 1996 तक लोकसभा के स्पीकर रहे। अपने कार्यकाल में उन्होंने लोकसभा के आधुनिकीकरण, कंप्यूटरीकरण, कार्यवाही के सीधा प्रसारण और नई लाइब्रेरी बिल्डिंग के निर्माण जैसे कामों को तेजी दी। यह समय भारतीय संसद के तकनीकी और प्रशासनिक बदलाव का अहम दौर माना जाता है। 2004 में चुनाव हारने के बावजूद उन्हें केंद्र में गृह मंत्री बनाया गया, लेकिन 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। बाद में उन्हें पंजाब का गवर्नर और चंडीगढ़ का प्रशासक बनाया गया, जहां उन्होंने 2010 से 2015 तक सेवा दी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सरबजीत सोनी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सरबजीत, एक देश की राजनीति से बहुत दुखद खबर सामने आई है कि शिवराज पाटिल का निधन हो गया है। क्या कारण बताए जा रहे हैं? कौन से बीमारी से ग्रसित बताया जा रहा था? सरबजीत, आवाज पहुंच रही है आपके पास? सरबजीत से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें, शिवराज पाटिल जो कि एक जाने माने राजनीतिक चेहरे हैं भारत में, आज उनका निधन हो गया है। सुबह 6:30 बजे उन्होंने अपने घर में ही अंतिम सांस ली। लंबे समय से बीमार चल रहे थे, इस वजह से घर पर ही देखरेख उनकी हो रही थी।
और एक बार फिर से संवाददाता सरबजीत सोनी तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सरबजीत, क्या कारण माने जा रहे हैं उनके निधन की? कौन सी बीमारी से ग्रसित बताए जा रहे हैं शिवराज पाटिल? जी सर, लंबी बीमारी से पीड़ित थे। हालांकि 91 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है और घर पे ही उनका उपचार किया जा रहा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता भी थे, हालांकि पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री भी रह चुके हैं। तो पूरे जिस तरह से सुबह 6:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली है महाराष्ट्र के लातूर में। तो हालांकि उनकी जो मौत की खबर आने के बाद लगातार सोशल मीडिया पे हालांकि उनके शोक जताया जा रहा है, लेकिन पहले भी उनका इलाज किया जा रहा था। इलाज के दरमियान हालांकि स्वस्थ हुए थे, लेकिन घर पे उनका उपचार किया जा रहा था। काफी लंबे समय से उनका जो है इलाज किया जा रहा था, लेकिन जो आज उन्होंने आखिरी सांस लिया है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के एक बड़े जो नेता हैं वो एक जो है लोगों के बीच में नहीं रहे। हालांकि 6:30 बजे उनकी अंतिम हुआ है। आगे की जो प्रक्रिया है, जो उनका अंतिम संस्कार का जो प्रोग्राम है वो किया जाएगा। बड़े पैमाने पर जो लोग हैं वो इनके शोक सभा में जो है उनको सोशल मीडिया के जरिए उनको जो है शोक सभा कर रहे हैं। जी, उनके परिवार और उनकी पार्टी यानी कांग्रेस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने आया है? जी, अभी तक इसकी जानकारी नहीं है। फिलहाल अभी हालांकि जो विधान सत्र शुरू है, इसमें देखना है कि इनके जो मौत की खबर के बाद उनकी तरफ से कांग्रेस के जो नेता हैं उनकी तरफ से क्या प्रक्रिया आती है। हालांकि एक देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक बड़ा नेता महाराष्ट्र में अपना एक जो है खो दिया है और जो उनके निधन के बाद कहीं ना कहीं शोक की लहर कांग्रेस को लेकर यहाँ पे जो महाराष्ट्र के लोग हैं उन पे भी, लातूर में भी गुजर रही है। जी, अगर उनके राजनीतिक सफर की बात की जाए सरबजीत, तो क्या सबसे खास रहा इस पूरे सफर के दौरान? जी, देखा जाए तो कांग्रेस के एक जो है वहाँ पे एक केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। जिस तरह से जब 26/11 जब हमला हुआ था उसके बाद उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा था। ऐसी बातें थी। मुंबई अटैक के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था। राजनीतिक करियर देखा जाए तो काफी कांग्रेसी रहे हैं। इसके पहले भी कई बार वहाँ पे उन्होंने जीत हासिल की है और केंद्रीय मंत्री तक का सफर वहाँ पे तय किया है। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक पहुंचे हैं। जिसके बाद उनका और जो है 2008 में जब ये मामला हुआ था, हमला हुआ था, तो उनमें उन्होंने इस्तीफा देना के नौबत आ गई थी। जिसके बाद हालांकि काफी चर्चे में रहे थे, लेकिन एक तरफ से जो उनकी मौत की जो हालांकि जो 6:30 बजे उनका निधन हुआ है, निधन पे कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक बड़ा नेता खोया है, ऐसा उम्मीद बताया था। कांग्रेस का देखना है कि इस पे क्या प्रतिक्रिया पहुंचते हैं और कौन कौन से बड़े नेता वहाँ पे पहुंचते हैं उनके दर्शन के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का आज सुबह निधन हो गया। लंबे समय से बीमार बताए जा रहे थे। आगे बढ़ेंगे, जहां बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की। दोनों के बीच कल रात बातचीत हुई है। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका संबंधों की समीक्षा की और वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई है। यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता चल रही है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने कहा है कि अमेरिका ने भारत से सबसे अच्छा प्रस्ताव प्राप्त किया है, लेकिन भारत ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं व्यापार मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि एक व्यापार समझौता तभी होता है जब दोनों पक्षों को इसका लाभ मिले। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका को लगता है कि उसे सबसे अच्छा प्रस्ताव मिला है तो उसे समझौते पर हस्ताक्षर करने चाहिए। वहीं मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौता इस वित्तीय वर्ष के अंत तक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि समझौते में देरी से निवेशकों की भावनाओं पर असर पड़ रहा है। वहीं दोनों नेताओं के बीच तीसरी बार बातचीत है जब अमेरिकी प्रशासन ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया था। दोनों नेताओं ने इस दौरान वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई है। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें, बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर, यूपी में 6 महीने तक हड़ताल पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में हड़तालों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए अगले 6 महीनों तक किसी भी तरह की हड़ताल पर पूरी तरह रोक लगा दी है। यह रोक एस्मा 1966 के तहत लागू की गई है। आदेश जारी होते ही यह नियम प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों, निगमों, प्राधिकरणों और स्थानीय निकायों पर लागू हो गया है। नियुक्ति और कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव एम देवराज की ओर से जारी अधिसूचना में साफ कहा गया है कि अगले 6 महीने तक कोई भी सरकारी कर्मचारी हड़ताल की घोषणा नहीं कर सकेगा और ना ही किसी भी तरह की हड़ताल में हिस्सा ले सकेगा। यदि कोई कर्मचारी नियम तोड़ता है तो उसके खिलाफ एस्मा के तहत कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें सख्त दंड का प्रावधान है। सरकार के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से
कई विभागों में कामकाज लगातार प्रभावित हो रहा था। इससे आम लोगों को दिक्कतें बढ़ रही थी। स्वास्थ्य, बिजली, पानी, परिवहन, सफाई और प्रशासन जैसे विभागों में हड़तालों के कारण सेवाएं बाधित हो रही थी। सरकार का कहना है कि जनहित सबसे पहले है और जनता की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए यह सख्त कदम उठाना जरूरी था। और ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आनंद, अब उत्तर प्रदेश सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया जहां पर किसी भी तरीके के हड़ताल पर पूरे तरीके से रोक लगा दी गई है, और क्या जानकारी है? बिल्कुल, ये सरकार की ताकत है, सरकार का पावर है कि वो एस्मा लागू कर सकते हैं। जैसे है उत्तर प्रदेश में 6 हड़ताल पर रोक सचिव एवं कार्मिक विभाग की तरफ से यह सूचना जारी कर दी गई है और इसे सभी विभागों को भेज भी दिया गया है। ये जो अधिसूचना है, ये अधिनियम 1966 में दी गई व्यवस्था के आधार पर आप ये कह सकती हैं कि आगामी 6 महीने तक अब हड़ताल पर पूरी तरह से रोक रहेगी। ये आदेश जो है, इसके राज्य सरकार के अधीन आने वाले जितने भी कार्यालय हैं, निगम है, स्थानीय प्राधिकरण विभाग हैं, इन सब पर भी ये कह सकती कि ये लागू रहेगा। और क्योंकि सरकार के पास ये पावर है इस ताकत को इस्तेमाल करने की, तो सरकार ने जो आगामी चीजें हैं उसको देखते हुए 6 महीने के लिए उत्तर प्रदेश में एस्मा को लागू किया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है आनंद की जो किसी विभाग में अगर कोई कर्मचारी पहले से हड़ताल पर है तो क्या उनसे बातचीत करने की कोशिश करेगी सरकार? देखिए, जब किसी विभाग में कोई दिक्कत आती है, हड़ताल की स्थिति आती है, जो जाहिर सी बात है सरकार उसमें पार्टी बनती है, क्योंकि सरकार के विभाग होते हैं, सरकार उससे बातचीत करती है। जितने भी कर्मचारी हैं उनका जो उनकी दिक्कतें हैं किस तरह से सॉल्यूशन निकले, इसके लिए सरकार हमेशा प्रयासरत रहती है। लेकिन सरकार को यह लग रहा था कि पिछले कुछ समय से कई विभागों में कामकाज लगातार प्रभावित हो रहा था। इससे आम लोगों की दिक्कतें बढ़ रही थी, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, बिजली का हो, पानी हो, परिवहन हो या तमाम जो दूसरे विभाग है। ऐसे में सरकार का ये कहना है कि जो जनहित की चीजें हैं वो सबसे पहले हैं। जनता जनार्दन है और जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए ये सख्त कदम उठाना जरूरी था। और एस्मा लागू करने के बाद भी अगर कोई हड़ताल करता है तो फिर उसके खिलाफ क्या सरकार कदम उठाएगी? बिल्कुल, अगर एस्मा, क्योंकि सरकार ने इसको लागू किया है एस्मा, जो कि सभी सरकारी दफ्तरों पर, सभी निगम विकास प्राधिकरण, जो नगर निगम, जो हर जगहों पर ये लागू है। तो ऐसे में अब किसी तरह की भी बंदी हो या धरना प्रदर्शन हो या सामूहिक अवकाश को हड़ताल माना जाएगा और ये प्रतिबंधित रहेगा। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो सरकार अपने हिसाब से उसके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, अब यूपी में 6 महीने तक हड़ताल पर पूरे तरीके से रोक लगा दी गई है। आगे बढ़ेंगे जहां पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की, जहां पर अब चयन की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी क्रम में गुरुवार शाम को दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें संघ के वरिष्ठ नेताओं और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के बीच चर्चा हुई है। बताया जा रहा है कि अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए विनोद तावड़े की मौजूदगी में 13 दिसंबर को नामांकन कराया जाएगा। माना जा रहा है कि पार्टी 16 दिसंबर से पहले ही नए अध्यक्ष का ऐलान कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि इस बार यूपी में संगठन की कमान किसी ओबीसी नेता को सौंपी जा सकती है। माना जा रहा है कि ओबीसी चेहरा चुनना यूपी की सामाजिक संरचना को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला है। इससे गैर यादव ओबीसी वोटों को और मजबूत किया जा सकेगा, जिससे चुनाव में पार्टी को बढ़त मिल सकती है। इससे पहले मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। पार्टी सूत्रों के मुताबिक नए अध्यक्ष के चयन के लिए संगठन स्तर पर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। माना जा रहा है कि 16 दिसंबर से पहले नए अध्यक्ष का नाम घोषित हो सकता है। सूत्रों ने दावा किया, संगठन स्तर पर चुनाव की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राज्य के संगठन चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इस वीकेंड लखनऊ पहुंच सकते हैं, जहां अंतिम औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ सभागार में अधिकारियों के साथ एसआईआर समेत विकास योजनाओं के कार्यों में प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की है। मुख्यमंत्री पहले मंडल के तीनों जिलों आजमगढ़, मऊ और बलिया के अधिकारियों के साथ सभागार बैठक कर तमाम विकास कार्यों के बारे में जानकारी ली। मतदाता सूची में दर्ज करने के लिए एसआईआर योजना में हुई प्रगति की समीक्षा की। कई बिंदुओं पर जानकारी लेने के साथ दिशा निर्देश दिए। घुसपैठियों के संबंध में कार्रवाई को कहा कि इसके बाद मुख्यमंत्री एनडीए के नेताओं के साथ भी सभागार में ही बैठक की। एसआईआर के कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि 14 दिन के लिए एसआईआर कार्य को आगे बढ़ा दिया गया है। सभी नेता यह सुनिश्चित कर लें कि बूथ पर सभी पात्र मतदाताओं के नाम दर्ज हों और कोई भी छूट ना पाए।
जहां पर योगी सरकार के आदेश पर गोरखपुर में घुसपैठियों के लिए 3 मंजिला डिटेंशन सेंटर तैयार किया गया है, जहां 50 लोगों जिसमें 30 पुरुष और 20 महिला शामिल हैं, उनके लिए रहने की व्यवस्था होगी, जिसमें किचन, बच्चों के रहने की व्यवस्था। साथ ही ये सेंटर का पूरा परिसर सीसीटीवी कैमरे और गार्ड की निगरानी में रहेगा। साथ ही आग से बचाव के संसाधन भी होंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त है। सरकार ने घुसपैठियों को डिपोर्ट करने से पहले डिटेंशन सेंटर में रखने की बात कही है। इसी के तहत गोरखपुर में भी घुसपैठियों के लिए 3 मंजिला बिल्डिंग में डिटेंशन सेंटर बनाया गया है, जहां 50 लोगों के रहने की पर्याप्त व्यवस्था है। डिटेंशन सेंटर में आग से बचाव के लिए अग्निशमन यंत्र ऊपर से नीचे तक लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में सारा परिसर रहेगा। तीनों फ्लोर कैमरे से लैस रहने वाले हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में देर रात हलचल देखने को मिली है, जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आमने सामने बैठकर महायुति गठबंधन में चल रहे मतभेदों पर खुलकर चर्चा करते नजर आए हैं। यह बैठक ऐसे समय हुई जब आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर दोनों दलों के बीच खींचतान बढ़ती जा रही थी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान के पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद यह बैठक और भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। माना जा रहा है कि शाह की सलाह के बाद भाजपा और शिंदे गुट ने तय किया कि अब तलखियों को पीछे छोड़कर चुनावी मैदान में एकजुट होकर उतरना जरूरी है। चौहान और शिंदे की मुलाकात को डैमेज कंट्रोल की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, ताकि आगामी नागरिक निकाय चुनाव में कोई गलत संदेश ना जाए। बैठक का सबसे अहम हिस्सा रहा मुंबई, ठाणे और राज्य के अन्य नगर निगमों में सीटों के बंटवारे का सवाल। नवी मुंबई नगर पालिका को लेकर दोनों दलों के बीच पिछले कुछ महीनों से तनाव बढ़ा हुआ था। बैठक में इस मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा की गई और एक साझा रास्ता निकालने की आवश्यकता पर सहमति बनी है। डिप्टी सीएम शिंदे और चौहान दोनों ही इस बात पर राजी दिखे कि अगर महायुति को नगर निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना है तो स्थानीय स्तर पर तालमेल मजबूत करना ही होगा। इस बैठक का सबसे बड़ा और सकारात्मक नतीजा यह निकला कि दोनों दलों के स्थानीय पदाधिकारियों की एक संयुक्त समिति बनाई जाएगी। यह समिति स्थानीय समीकरणों, जनाधार और पिछले चुनाव नतीजों को ध्यान में रखते हुए सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय करेगी। ये फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में हुए नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव में सीटों को लेकर भाजपा और शिवसेना के बीच कई जगहों पर खुला विवाद सामने आया था। नई समिति बनने से इन मतभेदों को काफी हद तक कम करने की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में वन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानव वन्य जीव संघर्ष को खत्म करने के लिए वन विभाग के साथ ही शासन प्रशासन के स्तर पर भी प्रभावी प्रयास किए जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि मानव वन्य जीव संघर्ष की घटना की सूचना मिलने के 30 मिनट के अंदर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच जाए। इसके लिए संबंधित डीएफओ और रेंजर की जिम्मेदारी तय की जाए। प्रभावितों को आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री धामी ने पौड़ी में मानव वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं के दृष्टिगत पौड़ी के डीएफओ को तत्काल प्रभाव से वहां से हटाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में जंगली जानवरों का अधिक भय है, ऐसे क्षेत्रों में स्कूली बच्चों को स्कूल तक छोड़ने और घर तक लाने के लिए वन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा स्कॉट की व्यवस्था की जाए। मानव वन्यजीव संघर्ष में किसी परिवार से कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर उनके परिवार को आर्थिक परेशानियों का सामना न करना, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए वन विभाग प्रभावित परिवार की आजीविका को सहायता देने के लिए 2 सप्ताह के अंदर नीति बनाकर प्रस्तुत करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपदों में मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए जिन भी उपकरणों की आवश्यकता है उन्हें यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाए। बात करेंगे इंडिगो एयरलाइंस की, जहां पर हाल ही में अपने हजारों यात्रियों को हुई परेशानी को मानते हुए एक बड़ा फैसला इंडिगो के द्वारा लिया गया है। कंपनी ने घोषणा की है कि दिसंबर की शुरुआत में ऑपरेशनल दिक्कतों के दौरान जिन यात्रियों की यात्रा बुरी तरह प्रभावित हुई है उन्हें 10,000 रुपए का ट्रैवल वाउचर दिया जाएगा। यह वाउचर पूरे 1 साल तक किसी भी यात्रा बुकिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। एयरलाइन ने माना कि 3, 4 और 5 दिसंबर को कई यात्रियों को घंटों एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा। कई लोग अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट और जरूरी यात्राओं से चूक गए। कंपनी ने कहा कि यह उनके लिए कठिन समय था और यात्रियों को हुई परेशानी की जिम्मेदारी इंडिगो लेती है। दरअसल सरकार के मौजूदा नागरिक उड्डयन नियमों के अनुसार यदि किसी एयरलाइन की फ्लाइट निर्धारित समय से 24 घंटे के भीतर रद्द होती है तो उस एयरलाइन को यात्रियों को मुआवजा देना अनिवार्य है। इस नियम के मुताबिक फ्लाइट की दूरी और यात्रा समय के आधार पर यात्रियों को 5,000 से 10,000 रुपए तक का अलग मुआवजा मिलेगा। इस तरह कुछ यात्रियों को कुल 20,000 रुपए तक का लाभ मिल सकता है। इंडिगो ने बताया कि जिन यात्रियों की फ्लाइट रद्द हुई थी उनके ज्यादातर रिफंड प्रोसेस कर दिए गए हैं और बचे हुए मामलों को भी जल्द निपटा दिया जाएगा। अगर टिकट जैसी
ट्रैवल एजेंसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऐप से बुक हुआ है तो उसका रिफंड भी जारी कर दिया गया है या प्रक्रिया में है। जो यात्री अपने रिफंड की स्थिति नहीं देख पा रहे हैं वे सीधे ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। बहराइच जिले के महाराजगंज बाजार में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान 13 अक्टूबर 2024 को हुई हिंसा, आगजनी, बवाल और रामगोपाल मिश्रा की हत्या के मामले में न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दोषियों को बड़ी सजा सुनाई है। इस घटना के बाद से पीड़ित परिवारों को न्यायालय से न्याय की उम्मीद लगी हुई थी। 13 महीने 26 दिन सुनवाई चलने के बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों के सबूतों को देखा और गवाहों को सुना। जिला और सत्र न्यायालय बहराइच की अदालत ने 10 अभियुक्तों को दंगा भड़काने और रामगोपाल मिश्रा की निर्मम हत्या करने के आरोप में दोषी करार देते हुए मुख्य आरोपी सरफराज को फांसी की सजा और अब्दुल हमीद, अब्दुल तालिब, सैफ सहित 9 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आपको बता दें 13 अक्टूबर 2024 को दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान महाराजगंज बाजार में हिंसा भड़की थी। इसी बीच तोड़फोड़, आगजनी के साथ रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना में पुलिस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी सरफराज सहित 13 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था और एनएसए तक की कार्रवाई की गई थी। तकरीबन 13 माह तक चली सुनवाई और ट्रायल के बाद आखिरकार रामगोपाल मिश्रा के परिजनों और हिंसा से प्रभावित हुए पीड़ितों को न्याय मिला है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने इस मामले में अब्दुल हमीद, सरफराज, मोहम्मद तालिब, फहीम, जिशान मोहम्मद, सैफ, जावेद, शोएब खान, ननकऊ और मारूफ अली सहित 10 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सरफराज को फांसी और अन्य 9 को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। 2024 को मूर्ति विसर्जन यात्रा के दौरान जो घटना हुई थी उसमें 3 दिन पहले जो है 10 मुलजिमानों को गिल्टी होल्ड किया गया। उसमें न्यायालय ने आज जो है 9 लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी और एक मुलजिम जो सरफराज रिंको को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। रास्ते खुले हैं, जा सकते हैं। हाँ, यह ऐतिहासिक फैसला है। इसमें जो है माँ भारती के सपूत की निर्मम हत्या की घटना ये थी कि मूर्ति विसर्जन यात्रा में जो है मूर्तियाँ जा रही थी, उसमें जो है कुछ विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा यात्रा को रोकी गई। उसमें जो है रामगोपाल मिश्रा की निर्मम हत्या कर दी गई। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रिजवान खान का रुख कर लेंगे। रिजवान, जिस तरीके से अब जो 13 अक्टूबर 2024 को दंगा भड़काया गया था, हिंसा भड़काई गई थी, उसमें जाके पीड़ितों को न्याय मिला है, क्या पूरी जानकारी है इस बात को लेकर? देखिए वादमा, निश्चित तौर पर जिस तरीके से बहराइच के महाराजगंज इलाके में यानी 13 अक्टूबर 2024 को जो मूर्ति विसर्जन के दौरान जो घटना हुई थी, यानी बहराइच की सबसे बड़ी खबर थी, जिसके बाद लगातार बहराइच के तमाम इलाकों में कहीं न कहीं आगजनी देखी गई थी। लोगों में कहीं न कहीं गुस्सा था, यानी रामगोपाल मिश्रा की जो गोली लगने से उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद जिला अस्पताल के पास उसका शव रख करके काफी हंगामा किया गया था। लगातार उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि बहराइच कहीं भी उत्तर प्रदेश में दंगाइयों की कोई जगह नहीं है। उसको लेकर लगातार प्रशासन भी कहीं न कहीं एक्टिव नजर आ रहा था। कई लोगों की धरपकड़ हुई थी, कई लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। लेकिन कहीं न कहीं बात करें तो उत्तर प्रदेश के बहराइच की जो आवाम थी वो उनकी निगाहें कहीं न कहीं जो है कोर्ट पर टिकी थी, क्योंकि ये सबसे बड़ा फैसला जो है कोर्ट को दे रहा था। यानी 13 महीना 26 दिन के बाद जिस तरीके से बहराइच कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें यानी 9 तारीख को सबसे पहले जो मामला आया था कि 13 जो FIR 13 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी, जिसमें 3 लोगों को दोषमुक्त कर दिया गया था और जिसमें 10 लोगों को दोषी पाया गया था। हालांकि कोर्ट ने 9 तारीख को फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद कहा गया था कि 11 तारीख को जो है ये फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन जो 11 तारीख थी उसमें बड़ा दिन था बहराइच की आवाम के लिए, क्योंकि लोगों की जो निगाहें थी वो कोर्ट पर टिकी थी और एक बड़ा फैसला सुनाते हुए बहराइच कोर्ट ने 9 लोगों को उम्र कैद और एक को यानी जो मुख्य आरोपी था उसको फांसी की सजा सुनाई गई। हालांकि जो उनकी पत्नी थी, उनका जो बयान लिया गया था, उनकी पत्नी ने कहा कि हमको अब न्याय मिला है, हमें न्याय की जो है कहीं ना कहीं वो प्रतीक्षा कर रही थी और लगातार ये सरकार से मांग कर रही थी कि खून का बदला खून होना चाहिए। तो लेकिन जिस तरीके से कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस पर कहीं ना कहीं वो संतुष्ट नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा अगर कहीं ना कहीं दिन था वो कल बहराइच की आवाम की जो महाराजगंज में जो हिंसा हुई थी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जा सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो रामगोपाल मिश्रा की हत्या के मामले में अब न्याय मिल चुका है। आपको बता दें, एक को फांसी की सजा और बाकी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा न्यायालय की तरफ से सुनाई गई है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।